बानसूर पीजी महाविद्यालय एमए एमएससी प्रीवियस ज्योग्राफी पेपर है इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। पेपर फर्स्ट है। मैं आपको आज संभववाद के बारे में बताऊंगा। इससे पहले अपन नियतिवादी विचारधारा को पढ़ चुके हैं। उसी के आलोचना करके संभववादी विचारधारा का प्रतिपादन किया गया। तो नियतिवादी जो विचारधारा है वो जर्मन में विकसित हुई थी और संभववादी जो विचारधारा है ये फ्रांस में विकसित हुई है। फ्रांसीसियों ने जर्मन विचारधारा की आलोचना करके संभववादी विचारधारा का प्रतिपादन किया है। संभववादी जो विचारधारा है इसमें मानव को एक सक्रिय तत्व के रूप में माना है और नीतिवादी विचारधारा के अंदर मानव को एक निष्क्रिय तत्व के रूप में माना जाता है। तो संभववादी वातावरण के द्वारा मनुष्य के लिए कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं और मानव अपनी छांट के द्वारा उसका उपयोग चाहे तो कर सकता है और न चाहे तो नहीं कर सकता। यही संभववाद की विचारधारा का सिद्धांत है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति मानव के द्वारा अनेक संभावनाएं व्यक्त करती है। अब उन संभावनाओं का चयन का अधिकार मानव के पास है। वो उसका उपयोग अपने लाभकारी कार्य के लिए करे या हानिकारक कार्य के लिए करे, लेकिन इसमें मानव एक सक्रिय प्राणी के रूप में माना गया है। संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग फेब्रे ने किया। संभववाद की विचारधारा का जन्म और विकास सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ। अतः इसे भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा कहते हैं। इस विचारधारा का जो जन्मदाता है वो विडाल डी लाब्लास था। संभववादी विचारधारा का सूत्रपात फ्रांस में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रख्यात भूगोलवेत्ता ब्लास के द्वारा स्थापित एक शोध पत्रिका थी एनाल्स डी ज्योग्राफी में प्रकाशित। उनके शोध लेख सामाजिक तथ्यों की भौगोलिक दशाएं, ज्योग्राफिकल कंडीशन और सोशियल फैक्ट्स 1902, विशिष्ट जीवन पद्धति जेनरेट डीवी 1911 में तथा भूगोल की विशिष्टताओं डेस्टिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज्योग्राफी 1912 से हुआ है। तो ये जो ब्लास हैं इसको संभववादी विचारधारा का प्रमुख प्रतिपादक माना गया है। तो इन्होंने एक मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक के अंदर संभववादी विचारधारा का इन्होंने उल्लेख किया है। अब इस विचारधारा के अंदर इन्होंने मानव को ही सर्वोपरि माना है। प्रकृति कुछ नहीं है। मानव प्रकृति में परिवर्तन करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो इस विचारधारा का अधिक विस्तार ब्लास के मरने के बाद 1921 में मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात हुआ। अब इन्हीं की कड़ी में जुड़े हुए हैं जीन ब्रून्स, ब्लास का शिष्य था जिसकी पुस्तक है मानव भूगोल में संभववादी विचार। तो जीन ब्रून्स ने कहा है कि मानव प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। वो मानव के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से उसमें परिवर्तन करता है। इस फेब्रे इसकी पुस्तक है इतिहास की भौगोलिक समीक्षा में लिखा है कि मानव पर्यावरण में वही महत्व रखता है जो अन्य तत्व जैसे जलवायु, वनस्पति, मृदा आदि का होता है। तो मनुष्य सर्वत्र विद्यमान संभावना का स्वामी है जिनसे वह अपनी आवश्यक संभावना का चयन अपनी कुशाग्र बुद्धि से करता है। तो फेब्रे ने सर्वप्रथम संभववाद शब्द दिया था और फेब्रे ने यह कहा है कि मानव प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने कुशाग्र बुद्धि का उपयोग करके अनेक प्रकार के परिवर्तन कर सकता है। ब्लास ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में लिखा है कि नेचर नेवर मोर देन एन एडवाइजर, अर्थात प्रकृति मानव के लिए एक सलाहकार ही है, सलाहकार से अधिक नहीं है। अब ये मानव इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो उसकी सलाह को माने या न माने, ये मानव के ऊपर निर्भर करता है।
जैसे कि एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर विभिन्न फसलें उगाई जा सकती है, जैसे रबड़, चाय, चावल की कृषि की जा सकती है। लेकिन ये मानव अपने विवेक पर निर्भर करता है कि वो कौन सी फसल का चयन करे, वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसका चयन करता है। इस प्रकार सांस्कृतिक जो भूदृश्य हैं, तो सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण भी मानव के द्वारा होता है। मानव प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करता है और उपयोग करके वो सांस्कृतिक भूदृश्य के अंदर क्या हो जाते हैं, परिवर्तन। जैसे कि ग्रीष्म काल में खेत खाली पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही वर्षा होती है तो मानव अपने प्रयास के द्वारा उसमें विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता है, जिसे वो हरे भरे क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से मानव अपने प्राकृतिक वातावरण में रह कर के अपने आवास बनाता है। वो अपना आवास किस प्रकार से बनाता है वो मानव के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। विशिष्ट निवास क्षेत्र का निर्माण भी मानव अपने प्रयास के द्वारा ही करता है। संभावना का उपयोग अपनी रुचि के अनुसार करता है। संभावनाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश हैं, वहाँ पर चावल, गन्ना, जूट और रबड़ का उत्पादन होता है। तो वो कृषक के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने खेत में कौन सी फसल उगाना चाहेगा। तो ये मानव के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। मानव उस प्राकृतिक वातावरण से छांट अपना चयन करता है। तो इसी प्रकार कैलिफोर्निया का जो क्षेत्र था, यूएसए के अंदर पाया जाता है, तो वहाँ पर प्राचीन काल के अंदर रेड इंडियंस लोग हजारों वर्षों तक रहे, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की कृषि कार्य नहीं किए। लेकिन जब यूरोपियन लोग वहाँ पर जा कर के प्रवास के माध्यम से गए और प्रवास के माध्यम से जा कर के वहाँ पर विभिन्न फसलों का उत्पादन किया और फसलों में भी उन्होंने रसदार जो फल हैं उनका उत्पादन किया। आज न केवल उस क्षेत्र की पूर्ति करते हैं बल्कि उनके निर्यात के लिए भी अन्य क्षेत्रों में भेजते हैं। तो ये मानव के चयन के ऊपर निर्भर करता है कि मानव किस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण में अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया घाटी की जलवायु भूमध्य सागरीय है, जिसमें अंगूर या अन्य रसीले फल का उत्पादन किया जा सकता है। एक रेस्क्यू ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि मनुष्य अपने निवास स्थल में अपने उद्देश्य के अनुरूप परिवर्तन कर सकता है। इसी प्रकार इसी विचारधारा की जो समर्थक हुए हैं डिमांजिया, इन्होंने कहा है कि मानव द्वारा निर्मित परिवहन मार्ग, और मानव ने सड़क मार्ग भी बनाए, रेल मार्ग भी बनाया है, तो ये मानव के प्रयास हैं और अनेक प्रकार के साधनों का क्या क्या है, विकास किया। आज वायु परिवहन का भी मानव ने विकास किए। आज पाताल तोड़ कुएं जो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये मानव के ही प्रयास हैं जिनसे स्वतः ही पानी बाहर निकलता रहता है। नए किस्म के पौधे, आज मानव ने इतनी किस्म के पौधे विकसित किए हैं जिनसे अनेक प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती हैं, जिनसे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। पशु की भी नई नई नस्लें विकसित की हैं जिनसे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो रहा है। तो पशुओं की संख्या कम की जाए और उससे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाए, ये मानव का प्रयास रहता है। शुष्क क्षेत्रों में फसलें उगाना, आज पश्चिमी राजस्थान का यदि अपन उदाहरण दें तो ये मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, इंदिरा गांधी नहर आने से पूर्व एक मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में था, लेकिन जैसे ही मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर इंदिरा गांधी नहर विकसित की गई तो आज वो हरे भरे क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गया है। यदि मानव अपना प्रयास करे, विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल है, वहाँ पर ऊंचा पर्वत का निर्माण करके वहाँ पर वर्षा करा सकता है। मानव यदि अपना प्रयास करे तो वहाँ पर नहर का जाल बिछा करके उसको आज हरे भरे क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर सकता है। तो इस प्रकार से मानव अपने प्रयास के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा, अपने कुशाग्र बुद्धि के द्वारा उसमें परिवर्तन कर सकता है। इसी प्रकार किर्चॉफ ब्लैंचार्ड के अनुसार, तो इन्होंने जो किर्चॉफ हैं उन्होंने ये कहा कि मानव एक कोई मशीन नहीं है, बल्कि कृत्रिम मशीन नहीं है, बल्कि मानव की कुछ इच्छाएं होती हैं
और इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह कार्य करता है। इस तरह कई संभावनाओं में से एक का चयन करता है जो उसके लिए उपयोगी होता है। तो इसी प्रकार ईसा बोमेन हुए, इन्होंने अपनी बुक है न्यू वर्ल्ड ऑफ ज्योग्राफी, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि यदि मानव अपना प्रयास करता है तो आज अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है वहाँ पर प्रकाश युक्त ग्रह का निर्माण कर सकता है। तो इस उदाहरण को यदि अपन देखते हैं तो मानव किसी भी प्रकार से अपने प्राकृतिक वातावरण में अपने तकनीकी के विकास के द्वारा परिवर्तन कर सकता है। तो इसी विचारधारा को आगे बढ़ते हुए कार्ल सावर ने अपनी पुस्तक कल्चर ऑफ ज्योग्राफी में लिखा है, सांस्कृतिक भूदृश्य की कंसेप्ट इन्होंने दी है। तो इन्होंने बताया है कि मानव और पर्यावरण का पारस्परिक संबंध पाया जाता है। मानव अपने प्रयास से धरातल पर नवीन तत्वों के निर्माण की क्षमता रख सकता है। ध्रुवीय क्षेत्रों पर मानव नगर बसा सकता है। उदाहरण स्वरूप पनामा नहर की तरह सहारा के मरुस्थल में भी कृत्रिम नहरों का निर्माण कर उसे हरा भरा कर सकता है। तो इस प्रकार से मानव इस प्राकृतिक भू उपयोग करके उसको सांस्कृतिक दृश्य के अंदर परिवर्तन कर सकता है। तो ये संभववादी विचारधाराओं के जो मुख्य जो तथ्य दिए गए हैं, इसके बाद में इसकी आलोचना की जाती है। अब ये आलोचना के अंदर संभववादी द्वारा दोहरे वक्तव्य जारी किए गए। अब इसमें पहले तो इन्होंने मानव वातावरण की संभावनाओं का मालिक होने के कारण मनुष्य पर्यावरण के उपयोग का निर्णायक है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कह दिया कि स्वयं मान लिया कि मानव अब चाहे जिस रूप में प्रयास कर ले वह परिवेश के नियंत्रण से पूर्ण मुक्त नहीं हो सकता, प्रकृति के द्वारा पूर्ण मुक्त नहीं हो सकता। ब्रून्स ने भी लिखा है कि मानव के पास शक्ति और साधन उपलब्ध हैं भले ही, लेकिन ये भी बहुत सीमित है। प्रकृति में कुछ सीमाएं होती हैं, मनुष्य उन्हें पार नहीं कर सकता। व्यक्ति अपने परिवेश में रह करके उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर सकता है, किंतु उसे दबाया नहीं जा सकता। पर्यावरण के क्षेत्र में मानव कितना स्वतंत्र है उस बारे में मतभेद हैं। अमेरिकी संभववादी विचारक मनुष्य को पर्यावरण की तुलना में अधिक सक्षम मानते हैं। रूसी भूगोलवेत्ता मानव प्रकृति के मध्य संतुलन पर जोर देते हैं। फ्रांस और जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने प्रकृति को प्रभावहीन माना है। तो इस प्रकार से मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मानव इस प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्रकृति की भी सीमाएं होती हैं। प्रकृति की सीमाओं को उल्लंघन करके यदि अपना विकास करता है तो उसके परिणाम मानव को भुगतने पड़ेंगे। आज मानव ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत अधिक उन्नति की है, कृषि की फसलों में भी बहुत अधिक उत्पादन किया है, लेकिन इसके परिणाम मानव को भुगतने पड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए लें कि पंजाब के अंदर आज रासायनिक उर्वरक कीटनाशक दवाओं का इतना अधिक उपयोग किया गया है, तो वहाँ के लोगों के अंदर बहुत अधिक कैंसर की बीमारी हो रही। अब पंजाब के जो लोग हैं वो पश्चिमी राजस्थान से अपने खाद्यान्न का खरीद रहे हैं। तो अब इसी प्रकार से मानव ने अपने जो भी सुख सुविधाएं जो जुटाई हैं अपने लिए, अब उनका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ रहा है। जो ओजोन परत है उसमें लेयर में कमी आ रही है, जिसके कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंच रही हैं और उसके कारण जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। तो इसका परिणाम मानव को भुगतना पड़ रहा है।